अपने ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से की? आपका सफ़र शुरू कैसे हुआ? एक्चुअली ट्रैवल मैं पहले करता था, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट नहीं करता था। कभी कभार वेकेशंस एंजॉय कर लिए। रिटायरमेंट के बाद अपना बॉडी कैसा काम करेगा हमें नहीं पता। हम कोशिश कर रहे हैं कि हेल्दी रहे, हेल्दी फूड्स कंज्यूम करें, लेकिन फिर भी कब क्या होना है पता नहीं है। तो दैट वाज द मोमेंट कि मैंने फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना शुरू कर दिया और वो कैप्चर करके लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया। कितने नेशनल हाईवेज पे आपने ट्रैवल किया है? हाईवेज मेरे सबसे फेवरेट है जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। उसका रीज़न यह है कि गुजरात से आपको नॉर्थ जाना है, जो कि मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं ना, तो वो एक सिविक सेंस वाला पूरा चीज़ आ जाता है इसके बीच में। यहाँ वहाँ कचरा फेंकना, गंदगी फैलाना, बट हम जब नेचर के बीच में जाते हैं, कचरा फेंकना नहीं चाहिए। इवन हम दूसरों का फेंका हुआ कचरा उठा भी लेते हैं। हमारे साथ गार्बेज बैग्स रहते हैं और जहाँ हमें गार्बेज डंप करने की जगह मिलती है, वहाँ उनका कचरा हम उठा के डालते हैं। आपने नाइट ड्राइविंग भी किया होगा, एंड नाइट ड्राइविंग ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। आपको लगता है कि ऐसी कोई मोमेंट थी जो ज़्यादा डरावनी थी, या फिर जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्कैरी फील हुआ हो? या फ्रॉम दी माई फर्स्ट जर्नी, ये गुजरात से लद्दाख ट्रिप की ही बात है। सितंबर का महीना था और उस टाइम पे सीजनल बारिश हुई थी, तो मेरा टायर बर्स्ट हुआ था जर्नी स्टार्ट करने के तुरंत बाद। अरे, आपने कार कैंपिंग किया हुआ है या कैरावान कैंपिंग किया हुआ है, विच इज़ यूजुअली इंडिया में इतना प्रेफरेंस नहीं होता। आपने जो कार कैंपिंग किया है उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा हुआ? कैसे आपने सेफ्टी फैक्टर्स के साथ डील किया और क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? ड्यूरिंग द लद्दाख ट्रिप ही मुझे ये ख्याल आया था, क्योंकि जब आप लॉन्ग जर्नीज करते हो, ज़्यादा दिन के लिए ट्रैवल प्लान करते हो, उस टाइम पे आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होती है घर का खाना। तो मैंने भी DIY करके छोटे मोटे आइडियाज़ लेके अपनी गाड़ी में किचन सेटअप बनाया। हालांकि मेरी गाड़ी हैचबैक है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ करके कुछ आइडियाज़ यूट्यूब से, कुछ गूगल से सर्च करके मेरी गाड़ी में किचन सेटअप बनाया और वो हमें पूरे रास्ते काम भी आया। जहाँ हमें मौका मिलता था हम घर का खाना ही खाते थे। अजय, आप अपने बारे में पहले बताइए कि आपने ये पूरा सफ़र कैसे शुरू किया? सबसे पहले आपने इंटरनेशनल ट्रिप शुरू किया, इंटरनेशनल ट्रिप से शुरू किया, या लोकल ट्रिप से आपने शुरू किया? आपने सबसे पहले इंडिया को एक्सप्लोर किया? कैसे शुरू किया ये सारा सफ़र, आप बताइए। तो ट्रैवलिंग तो हम कर रहे थे और आउट ऑफ इंडिया जाने का मेरा ये कोरोना के बाद प्लान हुआ कि चलो एक बार आउट ऑफ इंडिया ट्राई करते हैं, कुछ कंट्रीज़ एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में, अगर आप पहली बार आउट ऑफ इंडिया प्लान कर रहे हो, तो एक ही कंट्री आती है, UAE। तो मैंने UAE प्लान किया और मैं तब गया था किसी ट्रैवल मतलब एजेंसी के द्वारा, और मतलब मेरे एक फ्रेंड की एजेंसी है अहमदाबाद में। तो वो मैंने पूरी जर्नी एक्सप्लोर किया दुबई। उसके बाद मैंने सिंगापुर अपने हिसाब से प्लान किया, ना कोई ट्रैवल एजेंसी रखी, ना कोई कुछ प्लानर। मैंने सब कुछ सर्च करके अपने हिसाब से आइटनरी बनाई, वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ खाना है, कहाँ रुकना है, सब अपने हिसाब से किया। और वो ट्रिप करने के बाद जब मैं इंडिया आया, तब मैंने देखा वो सारी जर्नीज़, अपने वीडियोज़ देखे, फ़ोटोज़ देखे। उसके बाद किसी और की जर्नी से जब कंपेयर कर रहा था इंडिया में जो एक्सप्लोर कर रहे थे, तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार इतने सारे लैक्स रुपीज़ मैं वेस्ट कर रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया, जो कि मेरे देश के लिए भी काम आएगा। अगर मैं यही पैसे अपने देश में किसी ट्रैवल टूरिज़्म में, कुछ कहीं होटल्स में जा रहा हूँ, कहीं खाना खा रहा हूँ, उनको अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेकारक है। और मेरे भी लिए भी वो एफिशिएंसी थोड़ी, मतलब वो अगर आप देखो ना कि 7 लाख रुपए मैं सिंगापुर में यूज़ किए, 4-5 लाख रुपए मैंने UAE में यूज़ किए, तो उसी पैसों से मैं इंडिया 5 बार घूम सकता हूँ, पूरा इंडिया चक्कर लगा सकता हूँ बाई रोड। ट्रू। उसके बाद मैंने बाई रोड जर्नी स्टार्ट की इंडिया में। तो वो एक रोड जर्नी की अगर मैं बजट आपको बताऊँ ना, तो 50 to 60,000 मैक्स टू मैक्स। दैट्स गुड। उसमें आप बजट स्टेज भी देख लो, लग्जरी स्टेज भी देख लो, या फिर फ्यूल, फूड, सब कुछ आ गया। और वो मेमोरीज उससे ज़्यादा मेरे को अब अच्छी लग रही है जो मैंने आउट ऑफ इंडिया क्रिएट की थी। आपने इंडिया में कौन कौन से रोड्स पे ट्रैवल किया है? कितने नेशनल हाईवेज पे आपने ट्रैवल किया है? अगर आप कुछ उसके बारे में बता पाए तो। मेरा नेशनल एक्सप्रेस हाईवेज मेरे सबसे फेवरेट है जामनगर अमृतसर एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। उसका रीज़न यह है कि गुजरात से आपको नॉर्थ जाना है, जो कि मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है। तो उसके लिए ये दो नेशनल एक्सप्रेस इसके लिए आपको ये एक्सप्रेस वेज बहुत काम आता है। और
बहुत मतलब फ्यूल एफिशिएंसी उससे मिलती है आपको स्पीड मिलती है, आपको जहाँ जाना है आपको आपके दिन बचते हैं, बफर डेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको आपकी ट्रैवल प्लान में। तो ये जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मेरा फेवरेट हो ही गया। लेकिन मैं उससे पहले जब ये एक्सप्रेसवे नहीं थे या फिर मुझे नॉलेज नहीं था कि ये कंप्लीट हो चुके हैं कि यहाँ ट्रैवल कर सकते हो, इस रूट का यूज़ कर सकते हो, तो मैं अपना अहमदाबाद से जयपुर और जयपुर से चंडीगढ़, वो मेरा ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रैवल होता था उस रोड पे। और नॉर्थ से फिर नीचे की बात करें तो साउथ के लिए अपने मुंबई से आगे का रूट जो है नेशनल हाईवे 66, जहाँ पे गणपतिपुरे करके एक जगह है और कोस्टल रूट पड़ता है वो। अभी थोड़ा सा उसकी सिचुएशन ख़राब चल रही है पिछले 1-2 साल से, तो मैं भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ लोगों को कि उस रोड का यूज़ करें। वैसे सारे रोड पे अभी काम चल रहा है, अगर आप मुंबई के बाद गोवा की तरफ ट्रैवल कर रहे हो या फिर साउथ इंडिया ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, तो मैंने दिवाली में ही प्लान किया था, मैं पूरा साउथ कवर करने वाला था। लेकिन उसी टाइम पे वो साइक्लोन आ गया था, तो मुझे एंड ऑफ द मोमेंट फ़्लाइट टिकट बुक करनी थी क्योंकि वैकेशन था, एंजॉय तो करना ही था बच्चों के साथ। तो मैं फिर बाई फ़्लाइट गोवा चला गया और वहाँ एंजॉय किया। लेकिन मुंबई नागपुर एक्सप्रेस हाईवे भी इतना ही ब्लेसिंग है, मतलब बहुत मज़ा आएगा आपको वहाँ ड्राइव करने के बाद। और नॉर्थ में पहाड़ों के ऊपर अटल टनल के बाद जो जिस्पा तक रोड जाती है, उसका नज़ारा ही अलग है। और एक बार वहाँ जाने के बाद आपको मन करेगा कि बार बार इसी रोड पे ट्रैवल करें। और एडवेंचरस रोड जो कहते हैं कि पेंगोंग से लेके हानले करके एक जगह है, वहाँ जाओगे, वहाँ के लैंडस्केप। इट इज इन द नॉर्थ पार्ट, राइट? नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ पार्ट पहाड़। सो क्या ये पार्ट लेह लद्दाख से आगे आता है, ये वाला पार्ट? हाँ, लेह के बाद एक्चुअली जब आप लेह सर्किट करते हो तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी कार कहाँ तक जाने के लिए कैपेबल है, आपकी बॉडी कहाँ तक जाने के लिए कैपेबल है, तो उस हिसाब से आपकी आइटनरीज बनती है। और मोस्टली जो लोग लेह लद्दाख जाते हैं वो हानले जाते ही है, उसका एक रीज़न है, वहाँ पे हाईएस्ट मोटरेबल पास तब था उमिंगला पास। वहाँ के लिए जाना है तो आपको एक नाइट स्टे उमिंगला हानले में रुकना पड़ता है, जहाँ से आप स्टार गेजनिंग कर सकते हो, और वो नज़ारा भी बहुत बेहतरीन था रात को। तो कुछ जगह होती है जो ज़रूरी है। ऑफिस में डब्बे में, ऑफिस में डब्बे में, खाने में डब्बे में, लिफ्ट में डब्बे में, गाड़ी में डब्बे में, गाड़ी में डब्बे में, घर में डब्बे में, घर में डब्बे में, होटल में डब्बे में। मैं डब्बे में बंद हो गया हूँ, डब्बे में खा रहा हूँ, डब्बे में सो रहा हूँ, और पैसे देकर भी मैं डब्बे से डब्बे में जा रहा हूँ। क्या इस डब्बे के बाहर भी कोई दुनिया है? दिस वेकेशन डब्बे से बाहर निकलो। एबनी ग्रीन विलास, डब्बे के बाहर की दुनिया। सो आई थिंक ये जो लेह लद्दाख वाला ट्रिप है ना अजय, वो हर एक के बकेट लिस्ट में आता है, चाहे वो जेनजी हो चाहे मिलेनियल हो। और ये लेह लद्दाख वाला ट्रिप हर कोई करना चाहता है, बट वहाँ पे अगर वो ट्रिप हम देखें ना तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आते होंगे, क्योंकि ढलान वाला एरिया है, एयर प्रेशर भी कम होता है, तो वहाँ पे जब बाइक्स चलती है तो उसका फिसलने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपका वो ट्रिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? गाड़ी से आप गए थे, बाइक से आप गए थे, कैसे आपने ये पूरा एक्सपीरियंस आपका लेह लद्दाख का प्लीज़ शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। लेह लद्दाख ट्रिप एक ऐसी ट्रिप है, उसके लिए आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहिए। मतलब आपको जाने से पहले वो प्रॉपर वहाँ के लिए स्टडी चाहिए कि आपकी गाड़ी आपको वहाँ कैसी ड्राइव करनी है, डिसिप्लिन से कैसे चलना है, रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करनी है। और आजकल की गाड़ियों में आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी मैटर्स करती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हिल असिस्ट हो गया। आप कौन सी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो? मेरे पास पुराना मॉडल 2015 ग्रैंड आई-10 है, वही यूज़ कर रहे थे? अभी भी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एक रीज़न है। आजकल की गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी आई है
उसमें हज़ार जात के सेंसर्स आते हैं। Okay. उसका फ़ायदे भी है और नुकसान भी है, और मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ़िलहाल के लिए, आगे पता नहीं। तो हाई हिल्स पे जब आप चढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जंस्कार करके एक हाई पास, जंस्कार नहीं सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल जोजिला पास करके एक जगह आती है कारगिल पहुंचने से पहले, सोनमर्ग के बाद। तो वहाँ पे आर्मी कॉन्वॉयज जब निकलते हैं ना, तो आपकी गाड़ी वो रुकते ही रोकते हैं। तो वो हो सकता है कि आपकी गाड़ी हाई ढलान पे खड़ी हो तब भी आपको रुकना पड़े, या डाउन हिल में खड़ी हो तब भी आपको रुकना पड़े। उस टाइम पे आपको हिल असिस्ट का फीचर्स जो नई गाड़ियों में आता है वो बहुत काम आता है। अदरवाइज आपके पास अगर वो फीचर्स नहीं है तो आपको हैंड ब्रेक यूज़ करने की टेक्निक आनी चाहिए कि कब हैंड ब्रेक यूज़ करना है। जब गाड़ी एकदम स्टॉप खड़ी है उसके बाद आपको गाड़ी उसी मोमेंट से स्टार्ट करनी है। और लेह लद्दाख की रोड्स में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस AMS बहुत हिट होता है। ओके, इट्स रियल। इट्स रियल, मैंने भी फील किया है, मेरी फैमिली ने भी फील किया है। क्योंकि वहाँ पे जो एयर होती है, हवा होती है, वो बहुत थिन होती है, राइट? लेवल्स बहुत कम होते हैं, और स्पेशली जब हम गुजरात से वहाँ जाते हैं तो एक तो आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करना होता है, लेवल हाई एल्टीट्यूड पे जाना होता है। जैसे हमने श्रीनगर सोनमर्ग में स्टे किया, उसके बाद कारगिल में, फिर भी गारंटी नहीं है कि आप कितना भी उसको बॉडी एक्टिमाइज करो, आपको कभी भी कहीं भी आपको AMS हिट हो सकता है। ओके, नौशिया फील होता है, क्या फील होता है? हेडेक जैसा फील होता है। और उसके लिए डाइमॉक्स करके एक टैबलेट आती है, ओके। जो आपको आपकी जर्नी जब आप स्टार्ट करते हो दिन में, वो आपको सुबह खानी ही खानी है। अच्छा, ओके। लेकिन अनलकी था मैं कि मुझे नहीं पता था कि बच्चों को वो नहीं दे सकते। ओह, मैंने सर्च किया था तो मेरे को मतलब कन्फ्यूजन वाला था वो मेरा डिसीजन। काफ़ी डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप दे सकते हो, काफ़ी कह रहे थे कि नहीं दे सकते, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि यार नहीं देना है। अगर कन्फ्यूजन है तो वो रिस्क नहीं लेना है। बट 5 साल की बच्ची अगर विदाउट वो टैबलेट सर्वाइव कर सकती है तो उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं थी। और वो सपोर्टिंग था मेरे लिए कि अगर वो मेरा साथ दे रहे हैं तो ही मैं इतनी ट्रिप्स कर सकता हूँ। उसको बोर फील नहीं हो रहा है लंबी जर्नीज में। और लद्दाख ट्रिप का जो हाई एक प्रेशर मोमेंट था मेरे लिए, जब मैं कारगिल से फाइनल डेस्टिनेशन लेह पहुंच रहा था। वहाँ पे एक पत्थर साहब गुरुद्वारा करके आता है लेह से एग्जिट पहले। तो लामायुरू के बाद, लामायुरू एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप देखोगे पूरा आपको लगेगा कि जैसे आप चांद पे आए हो। तो लामायुरू के बाद पत्थर साहब गुरुद्वारा पहुँचते पहुँचते मेरी बच्ची को AMS हिट हो रहा था, ऐसा मेरे को फील हो रहा था। क्योंकि 5 साल की थी, वो बता नहीं सकती उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। मेरे को बस उसने इतना ही बोला कि पापा मुझे कुछ हो रहा है। और बस उस मोमेंट से मेरा क्लिक हुआ कि यार ये क्या हो गया, ये मैंने रॉन्ग डिसीजन तो नहीं लिया। तो मैं फटाफट, मेरे साथ 8 गाड़ियाँ थी, ग्रुप में हम चल रहे थे। कुछ राजस्थान से थी, कुछ दिल्ली से थी। और ऐसी टेरेंस में अगर आपके साथ कुछ लोग हो, कुछ गाड़ियाँ हो, तो आपके लिए मेंटली वो थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है कि कोई ना कोई आपके आगे पीछे चल रहा है। तो मैं उन सबको पीछे छोड़ दिया, सबको बता दिया आपको जो करना है करो, ले एक्सप्लोर करो, नहीं करो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं पहुंच रहा हूँ ले, फटाफट होटल बुक करता हूँ। मैंने होटल बुक किया, 2-3 होटल चेक किया, फुल बता रहे थे, हाई प्राइजेस बता रहे थे। फिर भी मैंने फटाफट डिसीजन लिया, बच्ची को और वाइफ को सुलाया थोड़ी देर के लिए। मैं 7:30-8 बजे ले पहुँच गया था शाम को। 10 बजे तक वो लोग सो रहे थे, मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे। मेरी वाइफ मेरे को सपोर्ट कर रही थी कि कोई बात नहीं, आप एक्सप्लोर करो, हम लोग फ़्लाइट से वापस गुजरात चले जाते हैं। लेकिन मेरा था यार फैमिली के साथ निकला हूँ और फैमिली का भी सपना है लेह एक्सप्लोर करना, लद्दाख एक्सप्लोर करना, तो ऐसे कैसे मैं उनको फ़्लाइट में वापस भेज दूँ। हालांकि पता भी था, मेंटली भी अंदर कुछ सोच रहा था कि मैंने सुना है यार AMS हिट होता है, तो मैं क्यों इतना घबरा रहा हूँ, लेट इट बी, थोड़ा टाइम देते हैं। सबने फ़ोन करके मेरे को हौसला दिया कि अजय भाई कुछ बात नहीं है टेंशन लेने की, आप सुबह तक वेट करो, आपका बॉडी एक्टिवाइज हो जाएगा, बच्ची का एक्टिवाइज हो जाएगा। मुझे तो वैसे इतनी दिक्कत नहीं थी वाइफ को और मुझे, लेकिन वो बच्ची के बारे में सोच के थोड़ा डर लगता है। फैमिली भी आपको फिर प्रेशर करती है कि इतना क्या तेरे को पड़ी थी कि बच्चे को लेके लेह लद्दाख पहुँच गया। लेकिन सुबह तक लकीली सब कुछ ठीक हो गया। और मेरी बच्ची ने होटल में उठते ही मेरे को बताया कि पापा होटल में नहीं रहना है, मेरे को कैंपिंग करनी है। तो डेट वॉज द मोमेंट कि AMS हिट होता है, मुझे पता चला। कैंपिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि जब आप कैंपिंग करते हो तो आपको जंगल में भी जाना पड़ता है, हिली एरिया में भी जाना पड़ता है, तो वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहा है? आप थोड़ा सा उसके बारे में बता पाए तो, कि कैंपिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का था वहाँ? पहले तो लेह लद्दाख हो गया या फिर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया, वहाँ पे अगर आप कैंपिंग करोगे ना तो वहाँ की लोकल जो पीपल्स रहते हैं ना उनको पसंद नहीं होगा। अच्छा, उनका टूरिज्म डाउन होता है, उनका बिजनेस डाउन होता है। ओके। आप होटल यूज़ नहीं करोगे, आप रेस्टोरेंट्स यूज़ नहीं करोगे, उनके लिए कोई बिजनेस नहीं बचेगा।
तो वो एक माइनस पॉइंट है इंडिया में कैंपिंग के लिए। और सेफ्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मतलब लेह लद्दाख में ही एक नुब्रा वैली करके जगह है, मैं तो फैमिली के साथ था, और ये जो मोमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया उसके बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि इस साल मतलब लेह लद्दाख के लिए कैंपिंग छोड़ देते हैं। ओके। जहाँ पॉसिबल होगी वहाँ करेंगे, लेकिन होम स्टे यूज़ करेंगे। लेकिन ग्रुप मेंबर्स कुछ कर रहे थे वहाँ पे, लोकल उनको परेशान भी कर रहे थे कि आप क्यों कर रहे हो कैंपिंग, चले जाओ यहाँ से। और मान लो कोई रिवर बह रही है, वहाँ पे आप कैंपिंग कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि आप यहाँ कचरा करने आए हो। लेकिन जो कैंपिंग करते हैं ना, वो से कचरा कभी नहीं फैलाएंगे। अच्छा। उनको पता है कि नेचर को कैसे संभाल के रखना है। तो वो आपके फेक एलिगेशंस भी आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। तो कैंपिंग बहुत मुश्किल है, हर एक लोगों मतलब हर किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो उससे बेहतरीन एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। बट एनिमल्स का, जंगली जानवर्स का, इनका कुछ डर रहता है जब आप वहाँ पे कैंपिंग करते हो? अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल हिमाचल में आप ग्राउंड टेंट्स लगा के कैंपिंग कर सकते हो, आप आउटसाइड एरियाज़ में आराम से बैठ के कैंपिंग कर सकते हो, वहाँ पे इतना एनिमल्स का डर नहीं रहता है। लेकिन उत्तराखंड पे सेमाग जाओगे तो आपको ग्राउंड टेंट्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको रूफटॉप टेंट्स आजकल गाड़ियों में जो लग रहे हैं वो यूज़ करना है। आपको गाड़ी के अंदर सेटअप बना हुआ है यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे लेपर्ड्स का, बाघ का खतरा बहुत ज़्यादा होता है उत्तराखंड में, तो रीछ का। तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। गवर्नमेंट और आम आदमी के बीच में एक पूरा चैनल होता है, कंसल्टेंट्स का, एक्सपर्ट्स का, अर्बन प्लानर्स का, आर्किटेक्ट्स का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को शेप अप करते हैं। हम उन्हीं एक्सपर्ट्स को आपके सामने ला रहे सीधा बात करने के लिए हमारे द बिजनेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट के थ्रू। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये इंडिया का सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉडकास्ट है। आप भी अगर इस इंडस्ट्री की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं और इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने कुछ ऐसा फेस किया है कैंपिंग के वक्त जहाँ पे जंगली जानवर का खतरा हो चुका हो आपको, या आपने किसी जंगली जानवर को साइट किया हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी अलग तरीके का खतरा आपने महसूस किया हो कि आपने लगा कि भाई अब इससे ज़्यादा मुझे और कैंपिंग नहीं करना है? हमने लेह लद्दाख की ट्रिप पे ही पहली कैंपिंग हमने की थी सोनमर्ग में, रिवर साइड ही थी वो, और हमने अपने हिसाब से ही वो लोकेशन ढूंढा था। लेकिन उसके बाद वो जो भी अटैक्स हुआ था, पहलगाम वाला वो सब, लेकिन तब भी डर तो लग रहा था सोनमर्ग में भी हमें कि यार इतने खुले हुए एरियाज में है। हालांकि उस टाइम रात में हमारे पास वहाँ के पुलिस वाले आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि आप सेफ हो, कुछ डरने वाली बात नहीं है, लेकिन डर लगता है। सोनमर्ग इज ऑन द बॉर्डर, राइट? कारगिल से पहले वो आता है सोनमर्ग एरिया। वो ऐसे तो टूरिज़्म प्लेस ही है, बट फिर भी डर लगता है वैसे रीजंस में। और एनिमल्स की बात करें तो मैं जब ट्रैवल ब्लॉग्स नहीं बनाता था तब हम फ्रिक्वेंटली मनाली स्कूल्स के मतलब स्कूल और कॉलेज के बच्चों को लेके ट्रैकिंग के लिए जाते थे। तो मेरे साथ 80 से 90 स्टूडेंट्स रहते थे। तो 80-90 स्टूडेंट्स को लेके हम 14-15 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में कैंपिंग करते थे। 2-3 रात हम जंगल में रुकते थे। उसके बाद हाई पासेस पे भी जाते थे। उस टाइम पे भालू वहाँ पे बहुत आते थे, क्योंकि हमारे आसपास किचन एरियाज रहते थे। इतने सारे बच्चों का खाना भी बनाना होता है, तो वो खाने की खोज में रात को हमें आते थे, आवाज़ भी आती थी, और हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन हमें बच्चों को भी देना है। और वहाँ के हमारे जो ट्रैकर्स हमारे साथ रहते हैं उन्होंने भी हमें बताया हुआ है कि आपको रात में अगर कहीं ऐसा लगे तो बाहर कभी नहीं निकलना है, उसको देखने के लिए एक्साइटमेंट अपना कंट्रोल में रखना है और टेंट के अंदर ही रहना है, और वॉशरूम जाने के टाइम भी किसी को साथ लेके जाना है रात को। तो वो वहाँ पे हमें फील होता था और एक्सपीरियंस भी होता था आलू और रिच का। हालांकि हमारे कुछ कैंपर्स हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। मैं खुद अभी एक गुजरात का ही कैंपिंग ग्रुप है, इंडियन कैंपिंग कम्युनिटी, उसमें वॉलंटियर एडमिन हूँ। हमारा उसमें 1000+ मेंबर्स हैं ऑल इंडिया से, और फेसबुक में उसमें 25,000 मेंबर्स हैं। उसमें स्टोरी लोग शेयर करते हैं, ब्लॉग शेयर करते हैं। तो लेपर्ड कभी दिख रहा है, कैंप कर रहे हैं उसके आसपास, गाड़ी के आसपास घूम रहा है। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस हमें बहुत शेयर किए जाते हैं हमारे ग्रुप्स में। तो इसलिए हम थोड़ा सेफ्टी पहले देखते हैं, और कैंपिंग लोकेशन ढूंढने में आपको सबसे पहले सेफ्टी, उसके बाद आपको क्लीनिनेस, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको प्राइवेट कैंप साइट्स मिल जाती है, पेड कैंप साइट मिल जाती है, और वो भी नहीं मिल रही है तो आप फ्यूल पंप्स प्रीफर कर सकते हो, उसके नज़दीक कैंपिंग लोकेशन ढूंढ सकते हो। कैंपिंग के लिए आप जब इटर्नरी प्लान करते हो तो कैसे आप आइटनरी प्लान करते हो, कि कैसे फाइंड आउट करते हो कि ये कैंपिंग की जगह है या नहीं है? किस तरीके से पूरा आइटनरी प्लान होता है कैंपिंग का?
ऑन द वे ही आपको डिसाइड करना Okay. पड़ता है। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके ग्रुप सर्कल में अगर आप इस टाइप के ग्रुप से जुड़े हुए हो तो आपको पहले ही पता होगा, क्योंकि आप जब भी आप प्लान करते हो तो कुछ ना कुछ सर्च करते हो, तो आपको पता है कि ये मेरे को कहाँ से हेल्प मिलेगी। तो ये ग्रुप उसी में हेल्प करता है हमें कि कुछ भी कहीं कोई प्लान कर रहा है, उसको कुछ डाउट है या फिर कहीं लोकेशन ढूंढना है कैंपिंग का, वो जस्ट एक मैसेज डाल देता है ग्रुप में। जिसको नॉलेज है वो उसको आंसर कर देता है, क्योंकि ऑल इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं और जो कैंपिंग करते हैं वही लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पे कुछ प्रमोशंस नहीं होते, बिजनेस प्रमोशंस नहीं होते, फालतू मैसेजेस नहीं होते, तो डिस्टर्बेंस का भी कुछ सवाल नहीं है। लोगों को पता है कि जो मैसेज आया वो काम का ही है, तो वो नोट कर लेते हैं। सो राइट, सो पूरा कैंपिंग का एक्सपीरियंस कैसा होता है? यूजुअली हम 24 घंटे सोशल मीडिया से, अपने फ़ोन से जुड़े हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुड़े हुए होते हैं, और हम जब ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे फ़ोन वर्क नहीं कर रही है, सोशल मीडिया वर्क नहीं कर रहा है, तो वो डिजिटलाइजेशन से दूर हो जाते हैं, और जिसको बोलते हैं ना कम्प्लीटली सोशल मीडिया डिटॉक्स। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है वहाँ पे? कैसा फील हुआ आपको? सबसे पहला ज़रूरी चीज़ वही है कि आपके मोबाइल्स में नेटवर्क्स नहीं है, आप कनेक्टेड नहीं हो दुनिया से। सबसे बेहतरीन आइडिया है वो आपको, अगर आपको पूरा अपना माइंड रीसेट करना है। आप जब ट्रैवल करते हो तो आपका वही होता है कि आप इतने महीने काम करते हो, उसके बाद आपको रिलैक्स होना है। तो होटल में जब आप जाते हो ना, तो चार दीवारी में आप कैद हो जाते हो। आपको सनसेट, सनराइज सब कुछ दिखता है होटल से, लेकिन आपकी गाड़ी की खिड़की से जब आप सुबह वो सनराइज और सनसेट देखते हो, या फिर क्या टेंट की चेन खोल के जब आप सूरज उगता है और वो जो नज़ारा देखते हो पहाड़ों का, वो फील ही अलग होता है। क्योंकि वो सुबह आपको पता नहीं कब वापस देखने मिलेगी, ऐसी लोकेशन आपको पता नहीं कब वापस रहने मिलेगी, तो वो मोमेंट आपको जीना है, वो वापस नहीं आएगा बार बार। तो ये एक्सपीरियंस कैंपिंग का मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। मैं नहीं करता था पहले, कार कैंपिंग नहीं करता था, मैं टेंट ट्रैकिंग वगैरह करता था, और उस टाइम पे ट्रैकिंग में आपको पता ही है कैंप्स में ही रुकना होता है। लेकिन अपनी मर्ज़ी से लोकेशंस ढूंढना, उस पर रहना, और ऐसे टेरेंस में जहाँ आसपास कोई नहीं है आपके सिवा, वो बेहतरीन फीलिंग होती सो मेडिटेटिंग एक्सपीरियंस, मेडिटेशन वाला एक्सपीरियंस रहता है आपका। है। वो आपकी बॉडी रिचार्ज कर देगी। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं ना, तो वो एक सिविक सेंस वाला पूरा चीज़ आ जाता है इसके बीच में, यहाँ वहाँ कचरा फेंकना, गंदगी फैलाना। बट हम जब नेचर के बीच में जाते हैं ना, तो हम खुद को ही नेचर से इतना प्यार हो जाता है कि हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं कि इस नेचर को ख़राब ना करे, इस नेचर में कचरा ना फेंके। तो मुझे लगता है सबको एक्सपीरियंस लेना चाहिए, नेचर से जुड़ना चाहिए, ताकि सबको फील हो कि नेचर को प्रिजर्व करके रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। कचरा फेंकना नहीं चाहिए, इवन हम दूसरों का फेंका हुआ कचरा उठा भी लेते हैं। हमारे साथ गार्बेज बैग्स रहते हैं, और जहाँ हमें गार्बेज डंप करने की जगह मिलती है, हम वहाँ उनका कचरा हम उठा के डालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जाने के बाद हमारे जैसा कोई और कैंपर यहाँ पे आएगा कैंपिंग करने के लिए, तो उसके लिए हमें भी क्लीन रखना है। इवन हम भी जब कैंप साइट को ख़त्म, मतलब कैंपिंग करके वहाँ से निकलते हैं, तो पूरा मेक श्योर करते हैं कि हमारा एक भी छोटा कचरा वहाँ पे ना हो। और ये हम अपने वीडियोस में भी शेयर करते हैं कि देख लो, हम यहाँ पे कैंपिंग कर चुके हैं और अभी यहाँ पे ऐसा के ऐसा क्लीन हमने छोड़ा है आपके लिए, आप आओ यहाँ कैंपिंग करो, और आप भी दूसरों के इतना ही क्लीन छोड़ के जाना। ये अजय आपने बहुत प्यारी चीज़ बोली कि जब हम कैंपेन करते हैं और जब हम वहाँ पे कचरा फेंक के जाते हैं, तो बाद में जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे कैंपेनिंग साइट पे, उनको ये सब डिस्टर्बेंस होता है। वो लोग फील करते हैं कि जो पहले कैंपेनिंग के लिए आए थे उन्होंने कचरा फेंक के गया है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमको साफ़ सुथरी साइट मिली है, तो पहले जो आए थे उन्होंने कचरा साफ़ किया हुआ है, तो हम भी उसी स्वच्छता से, उसी डायरेक्शन में उस जगह को छोड़ के जाएँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा एक्सपीरियंस रहा, और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बात कही है आपने। तो आपको क्या लगता है कि जो इंडियंस के बारे में अभी वो इशू चल रहा है कि सिविक सेंस का बहुत ज़्यादा अभाव है, लोग कहीं पे भी कचरा फेंक देते, लोग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते हैं कि जो कचरा फेंका गया उसके लिए, तो क्या विचार है आपका इसके बारे में? देखो, एक तो जब आप ट्रिप पे होते हो ना, तब अनजान लोगों के बीच में हो, अनजान जगहों पे हो, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसको आप टोक भी नहीं सकते, पता नहीं कौन सा बंदा कैसा है। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि प्यार से अगर कुछ लोग समझ सके, जैसे हमारे साथ जो ट्रैवल करते हैं ग्रुप में, अगर उन्होंने कुछ किया है तो हम उन्हें समझा सकते हैं कि भाई ये गलत है, तू मेरे साथ आ रहा है, मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, तो आज तुझे भी सीखना पड़ेगा कि ये नेचर को, अपने को ऐसा के ऐसे ही रखना है जैसा ये है। अगर नेचर ऐसा रहेगा तो ही हम कैंपिंग जैसी चीज़, कॉन्सेप्ट को इंडिया में ला पाएंगे। अगर कचरा फैलाने लगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट आपको वो अलाउ करेगी कैंपिंग करना।
और इवन इंडिया में ऐसी बहुत लोकेशंस है जहाँ चांसेस है कि कैंपिंग पार्क बने, कैंपिंग लोकेशंस बने। तो लोगों का कचरा मैंने ऐसी ऐसी जगहों पे देखा है ना कि आप सोच नहीं पाओगे कि यहाँ भी लोग आ सकते हैं। वहाँ मैं गया हूँ इसलिए मुझे पता है कि ऐसी लोकेशंस पे आपको लीकर बॉटल्स मिलती है, तो बहुत हर्ट होता है देख के, बट क्या कर सकते हैं, सिविक सेंस इंडिया में नहीं है अभी भी इतनी। आई अंडरस्टैंड योर पेन अजय। जैसे कि हम अगर सिविक सेंस की बात करते हैं ना, तो लोग बहुत सारी प्यारी प्यारी जगहों को ख़राब कर देते हैं जहाँ पे हमारी ट्रेन्स है वंदे भारत जैसी इतनी अच्छी, वहाँ पे भी लोग कचरा फेंकते हैं। सारे पब्लिक प्लेसेस जो ब्यूटीफुल होते हैं वहाँ पे कचरा फेंकते हैं। और हम माउंट आबू जैसे टेरेंस की बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली जानवर होते हैं, तो लोग बियर बॉटल्स फेंक देते हैं और कांच की बोतलें फेंक देते हैं, तो उन जानवर को लग जाती है कभी कभी और वो तो हॉस्पिटल भी नहीं जा पाते तो लोगों को इतना भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ये सब नहीं करना चाहिए और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी बच्ची मेरे को देख रही है ना कि पापा कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, पापा कचरा नहीं फेंकने के लिए सिखा रहे हैं, तो अगली पीढ़ी ये सीखेगी हमको देख के। लेकिन आप ही खुद कचरा फेंकोगे तो आपकी पीढ़ी क्या, मतलब आपकी आने वाली पीढ़ी क्या ही सीखेगी आपसे, और उसको कैसा इंडिया मिलेगा। अभी इंडिया की ऐसी हालत है, आप सोचो फ्यूचर में क्या होगा। हमने नॉर्थ की बात की, आपने साउथ में भी ट्रैवल किया है, साउथ में रोड्स कैसे हैं? मैंने बाई रोड नहीं किया है और मुझे डर लगता है। साउथ में बाय रोड क्यों? ये डिबेट एक क्रिएट हो जाएगा। ओके, कैरी ऑन। साउथ में आपने क्यों बाय रोड ट्रैवल नहीं किया? पहली बात तो वहाँ कैंपिंग अलाउड नहीं है। ओके। कार कैंपिंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए वो हमारे लिए एक क्रॉस लग जाता है। क्योंकि हमें चाहे फ्रीक्वेंट कैंपिंग ना करें लेकिन कहीं कहीं जगह में कैंपिंग पसंद है। ओके। तो इसलिए वो एक क्रॉस लग गया। दूसरा लैंग्वेज बैरियर बहुत है, लैंग्वेज बैरियर। और फूड का अगर आप देखें तो हमारा गुजरात का खाना और साउथ का खाना में मतलब बहुत डिफरेंस है, हर किसी को पसंद नहीं है। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। और रोड सेफ्टी मुझे कहीं कहीं फील होती है, मैं व्लॉग्स में देखता हूँ लोगों के, तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से मतलब वो रोड सेफ्टी थोड़ी कम हो जाती है वहाँ पे। और नेटवर्क इश्यूज बहुत ज़्यादा है। और जंगल एरियाज बीच बीच में आपको क्रॉस करने पड़ते हैं। और लास्ट ईयर ही कुछ इंसिडेंट्स मैंने ऑनलाइन देखे थे कि नेशनल हाईवे पे लोगों की गाड़ियाँ लूटी जा रही है, गाड़ी के ऊपर कैरियर लगा हुआ है, उसके ऊपर जो सामान रखा हुआ था वो सब गायब हो जाता है। और ये जेन्युइन मतलब देखा हुआ वीडियो, मैंने रियल वीडियोस मैंने देखे हुए थे। तो ये भी एक रीज़न था, मैंने दिवाली में मेरी रोड ट्रिप कैंसिल की। नेशनल हाईवेज पे पेट्रोलिंग व्हीकल्स भी होते हैं, राइट? आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए नेशनल हाईवेज की, तो साउथ में आपको वो व्हीकल ज़्यादा नहीं दिखेगा, पेट्रोलिंग व्हीकल्स। सो साउथ में आपको और क्या क्या इश्यूज लग रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? जैसे आपने नॉर्थ में बताया कि नॉर्थ में ट्रैवल करना सेफ है, तो वो आप आधी रात को भी क्रॉस कर रहे हो ना, मुझे इतना डर नहीं है। लेकिन साउथ में आपको महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वो सब क्रॉस करना होता है, या फिर वहीं आपको ट्रैवल करना है। हालांकि ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं, मुनार हो गया, मैसूरू हो गया, अपना रामेश्वरम हो गया। मुझे जाना है, मेरा सपना है, बाई रोड में जाऊंगा। आज नहीं तो कल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और बेहतर होगा। जिंदगी लंबी है, कभी ना कभी वहाँ का भी प्लान करूंगा मैं। लोग तो अभी भी मेरे को आइडियाज़ दे रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं कि सर अब साउथ भी प्लान करो, लेकिन करेंगे आज नहीं तो कल। लेकिन ये है एक तो जैसे यहाँ पे आइडिया अपने नॉर्थ में जाने के लिए जो आप हर एक 50 और 100 किलोमीटर्स के बाद रेस्ट एरियाज देखते हो, क्लीन वॉशरूम्स स्पेशली फॉर लेडीज़ ऑन एंड किड्स, क्लीन वॉशरूम्स मिलना बहुत ज़रूरी है ऑन द वे टू, मतलब कहीं भी आप जा रहे हो। तो साउथ के लिए वो भी एक बड़ा इशू है कि आपको फ्रिक्वेंट रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे, वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे। अजय, हमने ऑफ कैमरा भी बात किया आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जैसे आपने नॉर्थ के साइड ऊपर मानसरोवर तक की यात्रा की है। यात्रा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर रिलीजियस प्लेस की विजिट होती है तो हम उसको यात्रा का नाम देते हैं। तो आपका मानसरोवर का वहाँ का ट्रिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? व्हाट वाइब्स यू हैव फेल्ट एट मानसरोवर, आप बताइए। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं शब्दों में उसे कैसे बयां करूँ। हालांकि वो मानसरोवर नहीं था, वो था आदि कैलाश। और मानसरोवर के लिए आपको वाया नेपाल जाना पड़ता है, लेकिन अब इंडिया ने उसका रास्ता ढूंढ लिया है लास्ट ईयर ही। आप इंडिया से ही कैलाश का दर्शन कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने लास्ट ईयर जर्नी हमारी डिसाइड की थी, वो थी आदि कैलाश की। उसमें अगर आपके पास लकीली आप परमिट अलाउ करें आपको, तो आप वहाँ से ही आपका रास्ता जाता था मेन कैलाश के लिए। मैं डिफेंस से हूँ, तो
वहाँ के लिए तब परमिट्स तो नहीं बन रही थी, लेकिन जिसके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था वहाँ पे ही पोस्टेड था आर्मी में, तो हमने सोचा था कि हम दर्शन करेंगे मेन कैलाश के, बट वहाँ पे कोई हायर पोस्ट वाले आर्मी पर्सन्स की विज़िट थी वहाँ पे, तो नो मैन लैंड कर दिया था, तो मैं मेन कैलाश के तो दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन आदि कैलाश, 5 कैलाश है इंडिया में, आदि कैलाश, मेन कैलाश, आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, किन्नौर कैलाश, ऐसे करके। तो 3 कैलाश तो आप बाई रोड जाके दर्शन कर सकते हो। श्रीखंड कैलाश और अपना मेन कैलाश के दर्शन आपको वहाँ जाके ही करने पड़ेंगे, चढ़ना पड़ेगा, थोड़ी ट्रैक करनी पड़ेगी। लेकिन अब मेन कैलाश भी आप बाई रोड करोगे फ्यूचर में, परमिट्स जब ज़्यादा इशू होगी। अभी वो परमिट दिल्ली से बनती है और आदि कैलाश की परमिट पिथौरागढ़ से बनती है। तो आप ये मेन आदि कैलाश के दर्शन भी करो ना, वो आपको मेन कैलाश के दर्शन जैसा ही फील देगा। क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो आपका लक मैटर करता है, आपका पूरा वेदर डिपेंड करता है कि आपके दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि वहाँ पे दोपहर में 12-1 बजे के बाद, क्लाउड्स आने के बाद आपको दर्शन नहीं होते। ओके। हम पहुँचे थे 1:30 बजे वहाँ पे, तो हम पहुँचे, उसके बाद गौरी कुंड करके वहाँ पे एक जगह है, उसके लिए आपको थोड़ा ट्रैक करके जाना पड़ता है। वहाँ गाड़ी जाती है हायर पोस्ट की या फिर नेताओं की, बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ जाती है, हम जैसे मिडिल क्लास लोग की गाड़ियाँ नहीं जाती है, क्योंकि खच्चर वगैरह रहते हैं तो उनका बिज़नेस उन्हीं से चलता है। तो वहाँ पे तब वो स्ट्राइक चल रही थी, खच्चर नहीं चल रहे थे, तो हमने डिसीज़न लिया कि बच्चों को हम गाड़ी में ही बिठा के हम लोग दर्शन करेंगे गौरीकुंड का। हम 3 कपल थे टोटल, तो हम गए गौरीकुंड के दर्शन करने के बाद ऑन द वे ही थे हम ट्रैक में, तब स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और वो सीज़न नहीं था स्नोफॉल का हालांकि। तो उस स्नोफॉल के दौरान आदि कैलाश के दर्शन, और आपके कानों में वो ओम की जो साउंड होती है ना, ब्यूटीफुल। वो गूंजती है और आपके रोंगटे खड़े होते हैं और आपके मुंह से बस हर हर महादेव, हर हर महादेव, उसके सिवा कुछ नहीं निकलता है। और आप मेरे वीडियोस में भी देखोगे ना, वो आपको मेरे एक्सप्रेशन में दिखेगा कि वो आध्यात्मिक फीलिंग कैसी रहती है। वो मतलब वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है आपको कि भाई जैसे आप ज्योतिर्लिंग्स के दर्शन करते हो, केदार, मैं भी करता हूँ, मैं मानता हूँ महादेव को, मैं भी भक्त हूँ महादेव का, और वो भी एक अलग ही चीज़ है तो मंदिरों में जाके दर्शन करना। लेकिन आप थोड़ी देर दर्शन करोगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो आपकी वो कनेक्टिविटी टूटेगी ना भगवान से, तो आपको हर्ट होता है थोड़ा। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप घंटों बैठे रहो वहाँ पे कैलाश के सामने, अपना जो भी मेडिटेशन करना है करो, तो वो फीलिंग अलग है। और जहाँ पे मेरे जाने से कुछ ही 1-8 साल पहले ही नरेंद्र मोदी साहब जब गए थे आदि कैलाश गौरीकुंड पे, उन्होंने वहाँ पे वो डमरू बजाया था। तो वो मैं उसी लोकेशन पे बैठा हुआ था, उसी जगह पे मेरे पास वही डमरू था और मैं उसको बजा रहा था। अद्भुत था वो नज़ारा और वो फीलिंग। वो हमारे अंदर है, वो नेचर में है। अगर आप इन शक्तियों को बोल लो, चाहे अल्लाह बोल लो, चाहे ईश्वर बोल लो, तो ये सारी चीज़ कोई बाहर नहीं, हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं इन शक्तियों के, बट वो एक ही चीज़ में है, नेचर में है, हमारे अंदर है। और जब हम ऐसी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इट्स अ नेचर, इट्स अ वाइब्रेशन। बट ये अचीव करने के लिए मैं तो बिग थैंक्स टू अवर इंडियन गवर्नमेंट और BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, इतने बेहतरीन रोड उन्होंने वहाँ के लिए बनाए हैं कि शायद आज से 2 साल पहले मैं सोच भी नहीं पाता था कि मैं वहाँ जाऊँगा। इतनी हालत ख़राब है वहाँ पे, कभी भी लैंडस्लाइड्स होती है। ओके। और ड्यूरिंग आवर ट्रिप ऑल्सो हमें एक दिन लैंडस्लाइड हुई, हम दोपहर को 2 बजे लैंडस्लाइड होने के बाद वहाँ रुके थे। हम सोच रहे थे कि अभी खुलेगा रोड, अभी खुलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होती है कि जल्दी दर्शन करना है। ट्रू। लेकिन धारचूला करके है नेपाल बॉर्डर पे, उस गांव से 10 किलोमीटर के बाद वो लैंडस्लाइड हुई थी। शाम को 6 बजे तक हम रोड पे बैठे रहे, क्योंकि कैंपिंग करते हैं तो हमारे पास इक्विपमेंट्स रहते हैं। हमने चाय बनाई, नाश्ता किया वहाँ पे रोड पे, और काफ़ी गुजराती फैमिलीज़ भी वहाँ गुजर रही थी, वो हमारे साथ जुड़े, वो भी हमारे साथ गुजराती स्नैक्स जो लाए थे वो शेयर कर रहे थे, हम अपनी बातें साथें कर रहे थे। फिर शाम को 6 बजे हमने डिसीज़न लिया कि अब लगता है कि रोड नहीं खुलेगा। हम आगे गए उसके नज़दीक लैंडस्लाइड के, देखा सिचुएशन कि हाँ भाई अब लगता नहीं है कि रोड खुलेगा। हम वापस धारचूला लौटे, हमारे लिए रहने के लिए ढूंढ रहे थे होटल्स, लेकिन रोड लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद हुआ था, तो सारे ट्रैवलर वहाँ फंसे हुए थे, सारी होटल्स फुल थी। बट एज अ डिफेंस पर्सन हमको गेस्ट हाउस मिल गए, तो हम अपनी रात वहाँ काट लिए और दूसरे दिन रोड ओपन हुआ, हम गए वहाँ पे। और आदि कैलाश जहाँ मतलब है, उस जगह तक पहुँचने के लिए भी आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे AMS हमने अभी बात किया, वहाँ पे भी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है,
और गौरी कुंड के बाद वहाँ पे एक पार्वती कुंड करके जगह है, जहाँ पे Okay. आपको जाना है तो आपको बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। हमारे जाने के 3-4 दिन पहले ही एक गुजराती लेडी की वहाँ पे डेथ हुई थी। उसके ओह। ऊपर पत्थर गिरा था सर पे, ओहो। खच्चर से नीचे गिर के उसकी डेथ हुई थी। तो हमारे जो स्टाफ पर्सन थे वहाँ पे आर्मी कैंप से, उन्होंने हमें क्लियरली मना कर दिया, आपको जाना है तो आप आपके रिस्क पे जाओ। अदरवाइज़ वहाँ के गाँव वाले थे जो वो हमें मना ही कर रहे थे, मत जाओ। तो हमने भी डिसीजन लिया नहीं जाते। तो अनसर्टेनिटी टिप्स पे बनी रहती है, उस टाइम पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आप जिद नहीं कर सकते, नहीं जाना ही जाना है। तो वो ऑक्सीजन लेवल हिट होने के चांस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हवा इतनी पतली है, इतनी ठंडी है, आपको लेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपका मुंह ढका हुआ होना चाहिए, आपके हाथ ढके हुए होने चाहिए, अदरवाइज़ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हमारी जब हम यात्रा कर रहे थे गौरीकुंड के लिए, तब हमने हमारे बच्चों को गाड़ियों में बिठाया हुआ था। मैंने फटाफट दर्शन किए और स्पीड में भाग के मैं नीचे जा रहा हूँ बच्चों के पास कि बच्चे अकेले हैं। ड्राइवर था वैसे गाड़ी में, वो भी दोस्त ही था हमारा आर्मी पर्सन, तो वैसा डर नहीं था, लेकिन अपने अंदर एक मेंटली अपने प्रेशर में आ जाता है कि बच्चे अकेले हैं। तो मैं बाकी लोगों को बोला आप आराम से आओ, मेरे अंदर एज अ डिफेंस पर्सन मैं था, थोड़ा एक्टिव था मैं, तो मैं भाग के गया। अदरवाइज़ भागने में भी आपकी सांसें भूलती है। और नीचे जाके मैं देखता हूँ तो गाड़ी गायब, वहाँ पे गाड़ी नहीं है। तो वहाँ पे दिमाग में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि किसी कुछ Accident 2 हो बच्चे गया थे वहाँ पे, होगा, कि एक 5 साल का showdown था, हो गई एक होगी। 3 साल का था, कि क्या उसको कुछ ऑक्सीजन लेवल का कुछ इशू आया है, क्या वो वहाँ पे मेडिकल सेंटर था वहाँ पे गया है। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर होगा, मैं रनिंग करके वहाँ पे मेडिकल सेंटर पे जाता हूँ, वहाँ भी मेरे को गाड़ी नहीं मिल रही है। मैं टेंशन में, नेटवर्क तो है ही नहीं। नेटवर्क नहीं है, मोबाइल तो नेटवर्क। उस टाइम पे मेरे को वो पहाड़ों पे जो रास्ता बना हुआ है बड़े लोगों के लिए, वहाँ पे दिख रही है एक बोलेरो जा रही है। तो वो देख के मेरे को आइडिया लगा कि ये अपनी गाड़ी है। तो वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया गांव वालों से और आर्मी पर्सन की कि बच्चे अकेले हैं, उनके पेरेंट्स ऊपर गए हैं, तो प्लीज़ अलाउ कर दीजिए। तो मेरी बच्ची लकी थी कि वो गाड़ी से आके गौरीकुंड के दर्शन उसने किए। अरे वाह। सो ऐसे जो डिफ़िकल्ट टेरेन्स होते हैं ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वहाँ पे खाना पानी और डेली यूज़ की चीज़ें वो कैसे पहुँचाते हैं वहाँ पे लोग? क्योंकि ये मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है ऐसे टेरेन्स में रहने के लिए, तो उनको जो डेली सप्लाई है वो किस तरीके से मिलता है, अगर आप बता पाएँ तो? आप देखोगे वहाँ जाके तो आपको पता चलेगा कि बिकॉज ऑफ द BRO, मैं जो आगे बता रहा था आपको, कि उसकी वजह से वहाँ की लोकल्स की लाइफ भी इतनी स्मूथली चल रही है जो कुछ टाइम पहले आप सोच नहीं सकते थे। अगर मैं सालों पहले की बात करूँ तो मेन कैलाश की यात्रा अपने इंडिया से वाया नेपाल होते हुए उसी रास्ते से जाती थी, तब रोड्स नहीं थे वहाँ पे। तो तब सोच सकते हैं कि कैसे वो खाना पीना ये सब वहाँ तक पहुँच रहा होगा, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ वहाँ पे कैसे पहुँच रही होगी। लेकिन अभी आसानी से पहुँच रही है। इसका रीज़न ही यही है कि BRO ने उनको कनेक्टिविटी दे दी है ड्यूरिंग दी मतलब पूरे साल की। विंटर में उनको थोड़ा स्टॉक्स करने पड़ते हैं, बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि तब थोड़ा स्नोफॉल की वजह से या फिर मौसम जब बारिश का हो तब लैंडस्लाइड जब बढ़ जाती है, तो हो सकता है कि 1 हफ्ते के लिए रोड बंद हो, 15 दिन के लिए भी रोड बंद हो जाए, इतनी बड़ी लैंडस्लाइड हो जाती है वहाँ पे। और मैं वहाँ पे गया हूँ इसलिए वहाँ के किस्से मुझे जानने मिले हैं। वहाँ पे मियाक शायद गांव था, मियाक करके गांव था, वो पूरा गांव लैंडस्लाइड में ख़त्म हो चुका था, एक भी लोग नहीं बचा था, पूरा गांव उसके अंदर दब चुका था। उसके बाद वो 1995 की शायद बात है, मैंने वो हमारे वीडियोस में शेयर किया था क्योंकि हमारे लोकल गाइड वहाँ पे साथ में थे। उसके बाद वो गांव वापस बसा, उसके बाद वापस पूरे गांव पे लैंडस्लाइड आई। 2 बार वो गांव पूरा शमशान बन चुका था और आज भी वो गांव वापस बस चुका है। वहाँ पे अभी आर्मी कैंप्स है, तो आर्मी की वजह से लोगों की ज़िंदगी वहाँ पे आसान हुई है। सो हमने शायद रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काफ़ी डेवलपमेंट किया है, क्योंकि आप जहाँ पे ऐसे डिफ़िकल्ट टेरेन्स देखते हो वहाँ पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और अगर हमने वहाँ पे कनेक्टिविटी पा ली है तो शायद ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब के लिए कि आपने इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है। क्योंकि हम नॉर्मली रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरसिटी कनेक्टिविटी के मूड पे देखते हैं कि अगर एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाना है, रोड है, हाईवेज है, तो वो अच्छे हैं। बट इन टेरेन्स पे बॉर्डर के एरियाज़ जो है, हिली एरियाज़ जो है, यहाँ पे हमने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर, तो आपके हिसाब से हमने बहुत अच्छा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, आपको लगता है कि इस तरीके से? अब मैं अगर दूसरी ये बात करूँ नाइट ट्रैवलिंग की, तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, जैसे हाई बीम हो गया लाइट का, या फिर नाइट फटीग हो गया, या फिर हेलुसिनेशन हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है जब हम नाइट ड्राइविंग की बातें करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से कैसे डील करते हो जब आप नाइट ट्रैवलिंग करते हो तब? नाइट ड्राइविंग में सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि आपकी ड्राइविंग कैपेसिटी कितनी है। अगर मान लो आप घर पे 11 बजे सोते हो
तो आप मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक या 2 बजे तक ड्राइव कर पाओगे। तो मेरा तो एक ही फंडा है, जबकि लगी गाड़ी रुकी। तो जैसे ही आपको लगे कि आपको नींद आ रही है, गाड़ी तुरंत रोक दो, गाड़ी से मतलब नीचे उतरो, 2-2 घंटे पे आप ब्रेक्स लो, मुंह धो पानी से, थोड़ा बहुत म्यूज़िक का सहारा लो, और सबसे ज़रूरी आपकी को ड्राइवर सीट पे जो बंदा बैठा है उसको सोने मत देना। अच्छा। अगर वो सोएगा तो आपको नींद आएगी। तो मेरा तो फैमिली ट्रैवल रहता है, तो ज़्यादातर वाइफ ही को ड्राइविंग सीट पे रहती है। तो जब भी उसको नींद आती है और मेरे को ड्राइव करना है तो मैं उसको पीछे भेज देता हूँ कि भैया आप पीछे जाके आराम से सो जाओ, मुझे ड्राइविंग करने दो। लेकिन होता है कि नाइट ड्राइव में आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जब आप स्पेशली आपने जब हाई बीम की बात की, वो मुझे बहुत फील होता है, क्योंकि मैं पुरानी मॉडल कार यूज़ करता हूँ अभी भी, और मैं मॉडिफिकेशन के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे नहीं पसंद है कि मैं मेरी गाड़ी में हाई बीम लगा के घूमूँ, क्योंकि जब आपकी आंखों में वो हाई बीम पड़ती है तभी आपको लगता है कि अब रोड ही नहीं दिख रहा है। इतनी मॉडिफाइड हाई बीम्स लाइट आती है आजकल मार्केट्स में, मैंने देखा है। उस टाइम पे आपको बस आपकी लेफ्ट साइड जो रोड की किनारी होती है ना, उस पर फोकस करना है। काफ़ी रोड पे वाइट लाइन बनी होती है, उस पर आपको फोकस करना है, और बिल्कुल गलती से भी आपको राइट साइड जहाँ पे हाई बीम कार आ रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हालांकि आपका फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा नज़दीक तो नहीं है, लेकिन अगर आप वो लेफ्ट कॉर्नर पे ही ध्यान देते रहोगे ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आजकल तो गुजरात में भी वैसे चल रहा है, ड्राइव चल रही है कि वो हाई बीम मॉडिफाइड लाइट्स को निकालवा रहा है, बट कंपनी फिटेड आ रही है, उसका क्या करें। वो भी इतनी हार्श पड़ रही है, लेकिन पता नहीं कंपनी नॉर्म्स कुछ रहते होंगे। एज अ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, मतलब मैं जब काम करता था तो मुझे पता था कि गाड़ियों में कैसे एसेसरीज लगती थी, कैसे उसको मॉडिफाई करते थे। तो अभी कंपनी नॉर्म्स भी ऐसे बदल चुके हैं कि कंपनी फिटेड ही एसेसरीज इतनी आ रही है कि वो प्रैक्टिकली सोचे तो कुछ काम की नहीं है, सामने वाले के लिए, अपने लिए शायद हो सकती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको लॉन्ग ट्रैवलिंग पे अपनी गाड़ी लेके ट्रैवल करना है, तो आपको क्या लगता है कि गाड़ी में ऐसे कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए जो मस्ट है? क्योंकि आप जब लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहे हो तो सिर्फ आपकी गाड़ी ही आपके पास है, तो कौन से ऐसे ऐसे फीचर्स होने चाहिए गाड़ी में जो एक ट्रैवलर के पास, जो रोड ट्रैवलिंग और रोड ट्रिप पे जा रहा है, उसकी गाड़ी में होनी चाहिए, आपको लगता है? सबसे पहले आप अपना लगेज मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टेट का अलग रूल्स है। प्राइवेट और टैक्सीज के बीच में, मतलब रेगुलेशन के बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स है। तो शायद गुजरात में आपने अगर कैरियर लगेज के लिए गाड़ी में है तो ना पकड़े, राजस्थान में जाओगे तो पकड़ेंगे, चालान होगा आपकी गाड़ी पे। वहाँ पे प्राइवेट पे अलाउड नहीं है, टैक्सी में अलाउड है। इंडिया गुजरात में उल्टा है शायद, कि टैक्सी में अलाउड है, अलाउड नहीं है प्राइवेट। हर एक स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग है, आप जैसे बोल रहे हो, यूज रहते हैं। लेकिन पिछले 20 साल से मैं शायद ड्राइव कर रहा रहूँगा, मेरी गाड़ी पे अभी भी एक भी चालान इशू नहीं हुआ है, चाहे वो स्पीड। क्योंकि आप डिफेंस हो इसलिए, या आपने कोई रूल नहीं तोड़े इसलिए? कुछ रूल नहीं तोड़े हैं शायद। ओके। तो डिसिप्लिन तो ज़रूरी है ड्राइव में, रिस्पॉन्सिबल ड्राइव। बट हाँ, मैं झूठ नहीं कहूँगा, पिछले मतलब 2 महीने पहले मेरा एक चालान इशू हुआ, और वो स्पीड का था। मैं मेरे पेरेंट्स को मेरे विलेज पे छोड़ के अकेला आ रहा था। तो अकेला जब रहता हूँ ना, तो रूल तोड़ने का मन होता है, स्पीड में ड्राइव करने का मन होता है। तो बट वाइफ साथ होती है तो मुझे 80-90 से ऊपर कभी जाने नहीं देती। तो हाँ, रूल्स रेगुलेशन काफ़ी स्टेट्स में अलग है, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है। और करप्शन भी एक बहुत बड़ा मैटर है, कि चाहे आप कितने भी रूल्स से चल रहे हो, चाहे मेरी गाड़ी पे चालान इशू नहीं हुआ है, लेकिन मुझे कहीं कहीं देने पड़े हैं पैसे, कुछ भी मेरा मतलब कसूर नहीं है फिर भी। क्योंकि जैसे आपने नाइट ड्राइविंग का बताया ना, तो रात को आपको, अगर आप किसी सिटी से गुजर रहे हो ना, तो गलती से भी बाईपास अवेलेबल है तो सिटी के अंदर मत जाना। अच्छा। क्योंकि रात में पेट्रोलिंग कार्स चलती है पुलिस की, तो वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न से आपको चालान काटेगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे आपको करप्शन के अंदर। ऐसे नहीं होते, मैं नहीं कह रहा कि सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी जगह पे एक्सपीरियंस किया है, जयपुर में स्पेशली, नासिक बॉर्डर पे, कि मुझसे पैसे मांगे गए हैं, और वो मुंह से नहीं बोलते हो, लेकिन आपको ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, ऐसे ऐसे डराने की कमेंट्स करेंगे कि आपको मन करेगा कि चलो दे के निपटाता हूँ यार, मेरे को लेट हो रहा है, कुछ ना कुछ बहाना। लेकिन मेरा आई कार्ड जो रहता है डिफेंस का, वो मुझे काफ़ी जगह पे हेल्प करता है कि भाई मैं फोर्स का बंदा हूँ, तो उसको पता ही होगा कि ये रूल्स और रेगुलेशन से चलने वाला है, इसकी गाड़ी में कुछ हमको फॉल्ट मिलने वाला नहीं है। तो आपने एक बात की कि बॉर्डर पे जहाँ पे हमारी आर्मी है, वहाँ पे इतना इशू नहीं है करप्शन का, उसका। और एक हमारी सिविक पुलिस की अगर बात करें, हमारी नॉर्मल पुलिस की अगर हम बात करें, वहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि करप्शन का इशू है, और आर्मी
आर्मी में इतना ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, तो वहाँ पे शायद इश्यू नहीं है। ये क्यों लग रहा है आपको कि ऐसा क्यों है? ट्रेनिंग मैटर्स कि आपको वो ह्यूमैनिटी भी सिखाई जाती है फ़ौज में। तो अगर लोकल्स की भी बात करूँ ना तो वो फ़ौज से कम ही है। अगर ऐसे टेरेंस की भी बात करूँ तो जहाँ पे आर्मी अवेलेबल है ना, तो सबसे पहले हेल्प आपको आर्मी से ही मिलेगी रेदर देन दी लोकल्स। एक किस्सा मैं शेयर करूँगा। हानले जब हम पहुँचे थे तब हमारे साथ एक और कार थी जो वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास पे जा रही थी। हमें भी जाना था लेकिन कुछ इशू हुआ था तो हम नहीं गए थे, वो शायद आगे हम शेयर करेंगे। लेकिन वो गाड़ी होंडा सिटी थी, एक सेडान कार थी जो कि टेरेंस के लिए, वैसे टेरेंस के लिए बनी नहीं है, बट हैट्स ऑफ टू दैट माय फ्रेंड कि वो वहाँ तक हमारे साथ पहुँचा था। वो क्या होता था कि हाई पासेस पे जब आप जाते हो, जब आपकी गाड़ी डाउन हिल्स पे चल रही है तो आपको टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, आपको इंजन ब्रेकिंग यूज़ करना है, आपको कम से कम ब्रेक्स यूज़ करनी है, आपको लो स्पीड से गाड़ी डाउन हिल्स पे लेके जानी है। तो वो मेरे फ्रेंड ने वहाँ पे गलती की थी कि उसने ब्रेक्स ज़्यादा यूज़ की। ब्रेक्स गर्म बहुत होती है, यूँ समझो ना कि 16 से 20 किलोमीटर आपको ढलान उतरना है। तो मतलब ब्रेक्स कंटिन्यूसली यूज़ हो रहे हैं। तो वो आपको मेरे वीडियोज़ में भी दिखेगा, वहाँ से वो गर्म होके पिघल गया पूरा उसका ब्रेक्स। तो वो ब्रेक फेल होने के बाद वहाँ पे ड्राइव करना पॉसिबल ही नहीं है पहाड़ों में। तो नहीं है, यस। उस टाइम पे उसको आर्मी ने हेल्प किया था, उसका ब्रेक फ्लूइड टॉप अप करके दिया, फिर कुछ मैकेनिकल जो भी हेल्प उसको चाहिए थी आर्मी ने की। उसी वजह से उसकी गाड़ी हमको टो नहीं करनी पड़ी और उसकी गाड़ी आसानी से लेह लद्दाख से मनाली के डेंजरस रोड पे भी मनाली तक पहुंची और मनाली में उनके गाड़ी सर्विस हुई। तो आर्मी की हेल्प नहीं मिलती तो वहाँ पे उसको उसकी गाड़ी टो करना पड़ता, या फिर ऐसी जगह पे फंसते जहाँ पे उसको कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली थी। ना कोई मतलब आदमियों का तो नामो निशान नहीं है वहाँ पे। अजय, आप जब खुद इंडियन आर्मी से हो तब इंडियन आर्मी की बात आती है तो इंडियन आर्मी को एक पीस मेकर बोला जाता है कि जनरली आर्मी डिफेंस के लिए होती है, अग्रेसिव होती है, बट जब इंडियन आर्मी की बात आती है तो उसको वर्ल्ड लेवल पे एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, एक पीस मेकर की दृष्टि से देखा जाता है। शायद इंडियन आर्मी तभी डिफेंस में कदम उठाती है जब उन पर अटैक हुआ होता हो, अदरवाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और शांत रहती है। तो आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी के अंदर ऐसी क्या बात है जो उसको वर्ल्ड लेवल पर इतना अलग बनाती है? अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी खुद का एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ कि मुझे जो ट्रेनिंग्स में सीखने मिला, कि मैं अपने घर की ही बात करूँ। अगर मेरे घर में ही कुछ फैमिली मेम्बर्स के बीच में शायद कुछ छोटी मोटी नोक झोंक हुई है तो उससे नुकसान किसका है? पूरे घर का है। पूरे घर का है, उसके घर का भी है, शायद सामने वाले का, और मेरा भी है। तो यही बात हमें यही सिखाई जाती है कि अगर हम अटैक करने जाएंगे या फिर लड़ाई में इन्वॉल्व होंगे तो नुकसान किसका है? देश का ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है, अपनी जीडीपी का नुकसान है। जितना आप युद्ध में इन्वॉल्व रहोगे उतना आपको आर्थिक मतलब नुकसान होता ही रहेगा देश को। जो जिस स्पीड से अभी हम ग्रो कर रहे हैं वो स्पीड हमारी टूट सकती है। हमारा जो गोल है 2049 तक थर्ड इकोनॉमी बनना, या उससे पहले भी बन सकते हैं, तो वो नहीं बन सकते हम। तो ये बात आर्मी वाले भी जानते हैं कि हम अंधाधुंध किसी के भी ऊपर अटैक नहीं कर सकते, स्पेशली सिविलियंस पर। हमें कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स को ही हिट करना है। हालांकि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो भी वो टारगेट्स यूज़ कर रहे हैं वो हाई लेवल की बात है सारी, बट अंदर डिफेंस में होने की कारण कुछ चीज़ें हमें महसूस होती है कि जो लोगों की थिंकिंग है, जब भी ये पहलगाम अटैक होने के बाद आर्मी पे, डिफेंस पे सवाल उठाए जाते थे कि कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ अटैक्स हो भी गए, उरी अटैक हो गया, उसके बाद हमने जो एक्शंस लिए उस पर भी सवाल उठते हैं अपने अगेंस्ट गवर्नमेंट के सामने जो बैठते हैं विपक्ष वाले उनको करते हैं, तब हर्ट होता है कि आप कुछ भी कर लो। लेकिन आर्मी पे डाउट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। एज अ डिफेंस पर्सन, एज अ सिविलियंस भी मैं सोचूँ तो उसकी वजह से ही हम लोग हैं। और अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, जब कारगिल वॉर मेमोरियल पे, जोजिला वॉर मेमोरियल पे, कि कैसी लड़ाई होती थी, क्या होता था, कैसे वो युद्ध लड़े थे, और अभी भी वहाँ पे जो स्मारक बने हुए हैं वहाँ पे आप विजुअलाइज करोगे ना कि ऐसे टेरेंस में वो लोग लड़ना, यहाँ ना खड़ा होना मुश्किल है, उतनी ठंड में खड़ा होना मुश्किल है, वो लड़ना तो दूर की बात है। तो वो वहाँ पे अपने लिए इतने डिफेंस के लिए बैठे हैं, तब भी हमारे यहाँ लोग नींद कर रहे हैं, शांति से सो रहे हैं सिटी शहरों में। मैं खुद, मेरे आँख से आंसू निकलते हैं मैं जब
जोजिला वॉर मेमोरियल पर विजिट कर रहा हूँ या कारगिल वॉर, मेरे आँख से आंसू निकल गए थे और हमारे साथ जो भी मेंबर्स थे सब इमोशनल हो गए थे। ट्रू। और अभी भी मैं आपको उस जगह के बारे में जब बता रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं, वो अलग ही फीलिंग थी। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए शायद कंट्री इज़ द फर्स्ट वाली चीज़ हम देखते हैं, बट एज अ नॉर्मल सिटीजन शायद हम ये जज्बा भूल रहे हैं कि हमारे लिए हम पहले आते, या हमारे लिए हमारे आजू बाजू का एनवायरनमेंट पहले आता है। शायद हम देख के पहले रखना भूल चुके हैं, देश को पहले रखना भूल चुके हैं। सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों में कल्टिवेट होना कि इंडिया कम्स फर्स्ट हमारे लिए, उसके बाद सिटी है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद भाषा है और उसके बाद कास्ट है, सबसे पहले देश है। उस डिबेट में हम जाएंगे ना तो बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन एज अ टूरिस्ट मैं बात करूँ ना तो रिस्पेक्ट एवरी कल्चर। आप किसी भी स्टेट में जा रहे हो, अभी मैं चाहे बता रहा हूँ कि मैं नॉर्थ इतना पसंद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी भी एक अलग ही खूबी है, साउथ इंडिया की भी एक अलग ही खूबी है कि वहाँ जाओगे तो आप वहाँ का कल्चर देखोगे, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप हिमाचल जा रहे हो, उत्तराखंड जा रहे हो, वहाँ का कल्चर अलग है अपने से, गुजरात से, वहाँ का खाना अलग है। आपको नहीं पसंद है, इट्स ओके, आप मत खाओ, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ेगा लोगों के साथ, ड्राइव स्पेशली रिस्पॉन्सिबली करना पड़ेगा, और उनको भी हमारी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी एज अ टूरिस्ट। हमारी वजह से उनका घर चल रहा है। ट्रू। और स्पेशली टैक्सी यूनियंस, होटल यूनियंस, उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेह लद्दाख में खारदुंगला पास पे एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे फील हुआ कि ये लोग गलत कर रहे हैं। हम लोग हमारे खारदुंगला पास कवर करने के बाद नीचे उतर रहे थे, हमारे जो कलीग्स थे वो पीछे आ रहे थे, क्योंकि बच्ची मेरी छोटी थी तो मैं ज़्यादा हाई पासिस पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था, मैं जल्दी नीचे उतर रहा था, मैं उनकी वेट कर रहा था, साइड में गाड़ी खड़ी करके हम लोग वेट कर रहे थे। एक टैक्सी इनोवा कार थी, वो ऐसे कट मार के निकली है हमारी वाइफ को, मैंने वो वीडियो में भी कैप्चर किया कि ना कुछ लेना ना देना, पूरा रोड खाली है, बिना मतलब जबरदस्ती हमें कट मारने के लिए। अब वो हमारी तो लाइफ खतरे में है, लेकिन उसकी टैक्सी में जो बैठा है टूरिस्ट, उसकी भी लाइफ खतरे में, नीचे खाई थी सीधी। तो ये महसूस होता है काफी जगह पे कि लोगों को सिविक सेंस वहाँ पे कम है, रोड रेज ज्यादा है। रोड रेज बहुत है। उनको लगता है कि हम उनका टूरिज्म डाउन कर रहे हैं, हमारी खुद की गाड़ी लेके जा रहे हैं या फिर, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो वहाँ पे दे रहे हैं ना, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हम वहाँ पे खर्चा करते ही हैं। हम रोज तो कैंपिंग नहीं करते, हम होटल्स यूज़ करते हैं, हम खाना खाते हैं रेस्टोरेंट्स में, वहाँ का कल्चरल खाना हमें भी खाना पसंद है। कुछ चीज़ें, तुप्पा हो गया, ऐसी कुछ ट्रेडिशनल डिशेस हैं जो हमें टेस्ट करनी अच्छी लगती है। तो ये है कि लोगों को समझना पड़ेगा कि टूरिज्म के साथ अगर बढ़ना है तो हम सबको साथ बढ़ना पड़ेगा। सो अगर हम डिफेंस की हम बात करें, आज तो पूरा द वर्ल्ड इज़ फेसिंग द ईरान वॉर राइट नाउ, और ऑयल के प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं वहाँ पे, और ये सारा चीज़ें यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया जा रहा है पूरी दुनिया में, इसके इफ़ेक्ट आ चुके हैं देखने के अंदर। लड़ाई बहुत ही ज़्यादा लेवल पे अभी जा रही है। सो हम ये पूरा वर्ल्ड और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं कि अभी रशिया और चाइना भी इसके अंदर इंटरफेयर्स हो रहा है। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपकी सोच क्या है? इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में, ऐसे इंडियन डिफेंस पर्सन आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? एज ए डिफेंस तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये बढ़ ना जाए। अच्छा। क्योंकि इसकी इफेक्ट कहीं हमारे इंडिया तक ना पहुँचे, क्योंकि फोर्स में होते हुए हमारे पास फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, हमें लीव मिलना बंद हो जाएगा। सो आपको कैसे लगता है कि ये पूरा वॉर इंडिया तक कैसे पहुंच सकता है? स्पेशली ये हॉर्मोन्स का रास्ता जो बंद हुआ है, उसका सबसे बड़ा खतरा यही है, क्योंकि एनर्जी मिलना ही बंद हो जाएगा। लोगों के घर में फ्यूल ही नहीं होगा, गैस ही नहीं होगी खाना बनाने के लिए, उसके रास्ते ढूंढने बहुत मुश्किल है। फिर अभी हम पीछे नहीं जा सकते, फ्यूचर में हमें जाना, आगे बढ़ना था, और अचानक से हमें कोई बोल दे कि आपको अब अपना देश पीछे चला गया, तो एक बहुत बड़ा सदमा होगा हमारे देश के लिए। उस टाइम पे हमें रिएक्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे पे हावी हो सकता है। बट अभी हम रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, सो उसकी डेंसिटी और उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि ये डेफिसिट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से हमें हो रही है, वो रशिया के इंपोर्ट्स की वजह से भरपाई हो पाएगी, या फिर रशिया की वजह से हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा ऑयल इंपोर्ट्स के अंदर? अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात करूँ ना, तो मेरे खुद के पर्सनल थॉट ऐसे कहते हैं कि क्योंकि अभी कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से अभी हमें इफेक्ट नहीं दिख रहा है इंडिया में, हो सकता है।
Thank you for saying so. सो सॉरी अगर गवर्नमेंट Everybody knows that. Everybody knows. This is an unspoken truth. हाँ, तो उसकी वजह से अभी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले After दिनों the में elections, we will see it. कल रात को ही डिसीजन लिया ना गवर्नमेंट ने, जो स्पीड फ्यूल है उनके रेट बढ़ उनके रेट बढ़ चुके हैं अभी. Right. तो right, अभी right. वो दिन नजदीक है. So we are on the ticking bomb Yeah. abhi, right? So thank you Ajay, it was very insightful podcast with you. एक घंटा कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला. We would love to have another episode also with you in this podcast. So I would like to end this segment with a rapid fire questions, you know, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत जल्दी मेरे questions के आंसर देना है. So my first question for you is discipline versus adventure. If you are stuck in Ladakh traffic, which one wins? Obviously discipline. First thing you pack for a road trip, gear or snacks? Gear, obviously. Snacks तो कहीं भी मिल जाएंगे. Hatchback or SUV? What would you take for a 2000 kilometer trip tomorrow? SUV, because long travel पे SUV comfort देती है. Night driving, adrenaline rush or nightmare? Nightmare. Best Indian highway for pure driving bliss? I would say अटल टनल के बाद की जो स्ट्रेच है वो हो गया, और ये पैंगोंग टू हांडले वाला स्ट्रेच. Tents or rooftop campers? What's your favorite? Rooftop tent for the safety. Ideal camping companion, families, friends या solo friends? आपके लिए कौन है? Obviously family. Family. Without doubt. Okay. Social media reality versus road reality. What surprises you the most? सोशल मीडिया रियलिटी. मैं उसको, भले ये रैपिड फायर है लेकिन उसमें ऐड करना चाहूँगा कि Please. 15 मिनट की रील के पीछे वो 15 घंटे का स्ट्रगल होता है. धूल होती है, मिट्टी होती है, खराब रोड्स होते Issues हैं, होते और कचरा, जो सिविक सेंस की आप बात कर रहे थे, वो ज़्यादा surprising कि वो है. नहीं दिखाते वो रील्स में. वो आपको वहाँ जाके ही पता चलेगा. Luxury or budget friendly trips? Obviously budget can create more Better memories. Roadside rest area, necessary stop या overhyped? necessary. Necessary. So thank you so much for watching our podcast today with Ajay. So Ajay एक बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किए हुए पर्सन है जिन्होंने बहुत सारे रोड्स पे ट्रैवल किया हुआ है. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको और कौन कौन से एरियाज़ है इंडिया के जिसकी ट्रैवलिंग के बारे में सुनना है. आपने लेह लद्दाख का किस्सा यहाँ पे सुना है, बट बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस और भी है इंडिया के अंदर जहाँ पे आप वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं, रोड ट्रिप्स के लिए जाना चाहते हैं. आप हमें कमेंट्स में बताइएगा ताकि हम ऐसे ही एपिसोड्स आपके पास और ला पाएँ. और प्लीज़ हमारी चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि 89% ऑफ आवर व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग आवर चैनल्स. तो इसी रिगार्डिंग पॉडकास्ट के अंदर अगर हमें और ज़्यादा टॉपिक लाने हैं आपके लिए जो आपके ही इंटरेस्ट के हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सारे छूट जाएंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ लेट अस नो कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा. So we would like to end this podcast with Ajay's bite. What Ajay like to say about the Business and Beyond podcast? Please Ajay. एज अ ट्रैवलर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सब जो भी इन फ्यूचर ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे रोड्स पे जा रहे हैं जहाँ पे एक्सप्रेस वेज है, जहाँ पे रोड अच्छा मिल रहा है, आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लीज़ ड्राइव रिस्पॉन्सिबली. क्योंकि मैंने देखा है एक्सप्रेस वे पे लोग रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, बिना इंडिकेटर्स के लेन चेंज कर रहे हैं. ड्राइविंग सेंस नहीं है लोगों में अभी भी. तो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, और अगर रात को नींद आ रही है नाइट ड्राइव मत करना. मेरा सजेशन यही रहेगा.